देश में इस वक्त एक नया ट्रेंड चल रहा है, इस्तीफे की मांग का ट्रेंड। जब भी किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी किसी एजेंसी में लीकेज होती है या जब भी कोई परीक्षा सवालों के घेरे में आती है, तो विपक्ष के पास एक ही घिसा पिटा पर्चा होता है, मंत्री का इस्तीफा दो। आज वही पर्चा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर फाड़ा जा रहा है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के चेंज होते ही हमारे बच्चों का भविष्य कम से कम 5 साल पीछे चला जाएगा? आप भारतीय होकर नहीं जानते, लेकिन इस प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड 7 समंदर पार तक जानते हैं। आज उस जगह पर वार करने की कोशिश हो रही है जिसके बाद आप कभी भी उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे। और यही कारण है कि अल जजीरा ने लिखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। क्या आपने उस साजिश को समझने की कोशिश की है, जहां इस्तीफा देना या न देना किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ मामला है? अगर धर्मेंद्र प्रधान को आज इस कुर्सी से हटा दिया जाता है, तो क्या रातों रात देश की परीक्षा प्रणाली बेदाग हो जाएगी? क्या एनटीए का पूरा ढांचा अचानक फरिश्ता बन जाएगा? या फिर यह सिर्फ एक बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश है, ताकि असली गुनहगार, असली सिंडिकेट और सिस्टम में दशकों से घुसे हुए दीमक बचकर बाहर निकल जाए? आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक गणित की, उस प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस आर्थिक नुकसान की और उस रणनीतिक खालीपन की, जो धर्मेंद्र प्रधान के हटते ही इस देश के सामने एक विकराल राक्षस बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी मंत्री को हटा देना समस्याओं का रामबाण इलाज है, तो अगले कुछ मिनटों में आपका यह भ्रम पूरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि इतिहास और मौजूदा आंकड़े कुछ और ही दास्तान बयां कर रहे हैं। बात सिर्फ आज के हंगामे की नहीं है, बात तो सिस्टम की है, जिसे बदलने की शुरुआत हो चुकी है और जिसे बीच रास्ते में रोकना देश के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। जब जब देश में कोई बड़ा प्रशासनिक या फिर नीतिगत सुधार लागू होने की स्थिति में आता है, तब तब एक ऐसी लहर पैदा की जाती है जो मूल मुद्दे से ध्यान भटकाकर सिर्फ चेहरे बदलने पर केंद्रित हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करने वाले लोग आपको यह कभी नहीं बताएंगे कि शिक्षा मंत्रालय सिर्फ परीक्षाओं का संचालन करने वाली कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, बल्कि यह देश के 30 करोड़ से अधिक छात्रों, लाखों स्कूलों, हजारों विश्वविद्यालयों और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ को झटके से तोड़ देने का मतलब यह नहीं होगा कि सिस्टम सुधर जाएगा। इसका सीधा मतलब यह होगा कि हम पूरे ढांचे को एक अनिश्चित काल के लिए गहरे अंधेरे में धकेल देंगे। और आज इस एपिसोड में हम यही समझने वाले हैं कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक नए और बड़े संकट का निमंत्रण है। जब भी नीट, यूजीसी नेट या फिर किसी अन्य केंद्रीय परीक्षा पर सवाल उठते हैं, तो सबसे पहला हमला उस चेहरे पर किया जाता है जो उस मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जन्म कब हुआ था, उसकी संरचना कैसे बनी थी और उसके भीतर काम करने वाले प्रशासनिक तंत्र की जड़ें कितनी गहरी है? किसी मंत्री को दोषी ठहरा देना सबसे आसान काम है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वह एक इजी टारगेट होता है। लेकिन जब आप किसी मंत्री को हटा देते हैं, तो आप उस नौकरशाही को, उस परीक्षा माफिया को और उन अंतरराज्यीय गिरोहों को एक सेफ एस्केप रूट दे देते हैं, जो असल में इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाने का मतलब होगा कि असली अपराधियों से ध्यान हटकर एक राजनीतिक बलि पर केंद्रित हो जाना। और यही बात वो सिंडिकेट चाहता है, जो चाहता है कि सिस्टम कभी जड़ से ना सुधरे, बस चेहरे बदलते रहें, ताकि उनका धंधा निर्बाध रूप से चलता रहे। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक शिक्षा मंत्री नहीं है, वह केंद्र सरकार के उन गिने चुने रणनीतिकारों में से एक हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में सरकार के सबसे कठिन मंत्रालयों को संभाला है और वहां अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। याद कीजिए, जब वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री थे, बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होगा, उस दौर में भारत ने उज्ज्वला योजना जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। ये जो लेडीज हम लोगों के घर में जो गैस जला रही है, उनको पता नहीं होगा, इन्होंने देश के करोड़ों गरीब परिवारों की रसोइयों तक एलपीजी सिलेंडरों को पहुंचाया। यह केवल एक योजना नहीं थी, यह भारत के ग्रामीण ढांचे में एक सामाजिक क्रांति थी। इसके बाद जब उन्हें कौशल विकास और इस्पात मंत्रालय सौंपा गया, तो उन्होंने वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी के नए आयाम स्थापित कर दिए। अब जब वही इंसान शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी जैसी जटिल और विशाल नीति को जमीन पर उतार रहा है,
तब अचानक उनके इस्तीफे की रट लगाना किस बात का संकेत देता है? क्या यह नीति को पंगु बनाने की साजिश नहीं है? जब कोई मंत्री किसी मंत्रालय में आता है तो उसे उस पूरे तंत्र को समझने, उसकी कमियों को पकड़ने और उस पर प्रशासनिक पकड़ बनाने में कम से कम 1 से 2 साल का समय लगता है। धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले कुछ सालों में शिक्षा मंत्रालय के भीतर की बारीकियों को, उनकी चुनौतियों को और उनके अंतर प्रांतीय पेचों को गहराई से समझा है। आज अगर उन्हें हटाकर किसी नए व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है तो उस नए मंत्री को केवल फाइलों का अध्ययन करने और स्थिति को समझने में महीनों लग जाएंगे। इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा उन करोड़ों छात्रों पर जो अपनी परीक्षाओं के नतीजों, एडमिशन प्रक्रियाओं और अकादमिक कैलेंडर के सुचारू रूप से चलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारा देश, हमारा युवा और हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रशासनिक देरी और अनिश्चितता का बोझ उठाने के लिए तैयार है? यह वो सवाल है जो चिल्लाने वाले एंकरों और इस्तीफा मांगने वाले नेताओं से पूछा जाना चाहिए। एक बार पूछिए उनसे। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के लिए ओडिशा जैसे तटीय राज्य में एक बेहद मजबूत स्तंभ है। ओडिशा में हाल के वर्षों में जो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जहां बीजेपी ने अपनी जड़ें बेहद मजबूत की है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का जमीनी जुड़ाव और उनका संगठनात्मक कौशल सबसे बड़ा कारक है। वह पूर्वी भारत के एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं और उनके राज्य के विकास में केंद्रीय भूमिका रही है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने या फिर कमजोर करने का सीधा असर उड़ीसा के विकास कार्यों, वहां के राजनीतिक स्थायित्व पर पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार अपने एक इतने प्रभावशाली, अनुभवी और जमीनी नेता को महज विपक्षी दबाव और मीडिया के एक वर्ग द्वारा बनाए गए कृत्रिम माहौल के कारण किनारे लगा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा करना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से एक आत्मघाती कदम होगा। अब बात करते हैं उस प्रशासनिक कंटिन्यूटी की जिसकी किसी भी देश के विकास में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार है। यह केवल किताबों को बदलने का काम नहीं है, यह भारत के सोचने के तरीके, शोध की संस्कृति, वोकेशन ट्रेनिंग और प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के पूरे इकोसिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने का एक महाअभियान है। इस महाअभियान का इंप्लीमेंटेशन इस वक्त अपने सबसे नाजुक दौर में है। राज्यों के साथ समन्वय बनाना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुधार लागू करना, नए पाठ्यक्रम ढांचे, एनसीएफ को लागू करना, ये सब ऐसे काम है जिसके लिए एक सख्त, अनुभवी और राजनीतिक रूप से वजनदार मंत्री की जरूरत होती है। धर्मेंद्र प्रधान इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु रहे हैं। अगर इस मोड़ पर नेतृत्व बदला जाता है तो एनईपी का इंप्लीमेंटेशन पटरी से उतर जाएगा, जिससे भारत का शिक्षा तंत्र में बरसों की देरी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा अगला 5 साल तक अगर आप रुकने को तैयार हैं तो हटा दीजिए इनको। बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि नैतिक जवाबदेही के नाम पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आइए इस नैतिक जवाबदेही के खोखलेपन को भी बेनकाब करते हैं। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी हादसे या फिर गड़बड़ी के बाद मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, लेकिन क्या उन इस्तीफों के बाद सिस्टम की बीमारियां रातों रात खत्म हो गई? क्या किसी रेल मंत्री के इस्तीफे से ट्रेन दुर्घटना हमेशा के लिए रुक गई? क्या किसी गृह मंत्री के हटने से अपराध शून्य हो गया? बिल्कुल नहीं। इस्तीफा देना अक्सर एक राजनीतिक प्लान होता है। यह जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का एक आसान तरीका है। सच्चा नेतृत्व वह नहीं है जो संकट आते ही अपनी टोपी उतारे और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सच्चा लीडरशिप वह है जो संकट की आंखों में आंखें डालकर देखे, सिस्टम की कमियों को एक्सेप्ट करे और उन्हें ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दे। धर्मेंद्र प्रधान का पद पर बने रहना पलायन नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है और व्यवस्था को सुधारने की उस जंग को अंजाम तक पहुंचाना है। जब एनटीए जैसी विशाल संस्था में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो एक मजबूत मंत्री का काम होता है कि वह उस संस्था की सर्जरी करे, ना कि खुद उस सर्जरी की मेज पर लेट जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस संकट के सामने आने के बाद जिस तरह से कड़े कदम उठाए हैं, हाई लेवल सुधार समितियों का गठन किया है, सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का खाका खींचा है, वह दिखाता है कि वह समस्या से भाग नहीं रहे बल्कि उसे जड़ से उखाड़ने में लगे हैं। अगर आज उन्हें हटा दिया जाता है
तो ये जो कड़े प्रशासनिक सुधार शुरू हुए हैं, जो जांच समितियां बनी हैं और जो सिस्टम को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह सब अधर में लटक जाएगी। जांच एजेंसियों का मनोबल गिरेगा और जो माफिया इस पूरे लीकेज के पीछे बैठा है वह जश्न मनाएगा कि उसने देश के शिक्षा मंत्री की बलि ले ली और खुद सुरक्षित बच निकला। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब किसी देश का शिक्षा मंत्रालय अस्थिरता के दौर से गुजरता है तो उसका सीधा असर देश के युवाओं और छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। छात्रों को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो स्थिर हो, जो उनके भविष्य को लेकर आश्वस्त हो और जो कड़े फैसले लेने की क्षमता रखता हो। अगर हर विवाद पर मंत्री बदलते रहे तो छात्रों के मन में पूरी सरकारी व्यवस्था के प्रति एक अनिश्चित और अविश्वास का भाव पैदा हो जाएगा। अब अगर इनको हटा दिया जाए, बच्चों में अविश्वास पैदा हो जाए तो उन्हें लगेगा कि सरकार खुद डवाडोल है और वह उनके भविष्य का फैसला करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का अपनी कुर्सी पर टिके रहना और कड़े फैसले लेना देश के युवा वर्ग को यह संदेश देता है कि सरकार मजबूत हाथों में है और संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवस्था को सुधारा जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का बैकग्राउंड एक छात्र नेता से रहा है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह खुद छात्र राजनीति की भट्टी में तपकर निकले हैं। उन्होंने खुद सड़कों पर उतरकर छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। जो व्यक्ति खुद छात्र आंदोलन से निकला हो, वह छात्रों की पीड़ा, उनके संघर्ष और उनकी आकांक्षाओं को किसी भी अन्य एसी कमरों में बैठने वाले नौकरशाह या फिर नेता से कहीं बेहतर समझता है। उनके पास वह संवेदनशीलता भी है और वह प्रशासनिक अनुभव भी है जो इस वक्त शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे नेता को केवल इसलिए हटा देना क्योंकि कुछ निहित स्वार्थ राजनीतिक चमकाना है, देश के शिक्षा क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान के अब तक के कार्यकाल का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने केवल समस्याओं को झेला ही नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का मामला हो, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का विजन हो, या फिर देश के शीर्ष संस्थानों जैसे कि आईआईटी और आईआईएम के वैश्विक विस्तार का मामला हो, धर्मेंद्र प्रधान ने हर मोर्चे पर दूरदर्शी सोच का परिचय दिया है। उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों और साझेदारियों को अंजाम दिया है। आज जब भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तब इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना देश के अंतरराष्ट्रीय अक्ष को भी नुकसान पहुंचाता है। विदेशी यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल पार्टनर्स किसी ऐसे देश में निवेश या फिर सहयोग करने से कतराते हैं जहां का शिक्षा नेतृत्व हर 6 महीने में बदल जाता है। हर 6 महीने में नेता बदल जा रहा है, तो भाई आप पे बिलीव कैसे करेगा, कैसे ट्रस्ट करेगा वो। अब उस आर्थिक और प्रशासनिक नुकसान का गणित भी समझ लेते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान को हटने से देश को उठाना पड़ सकता है। जब किसी भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को हटाया जाता है तो केवल एक व्यक्ति ही नहीं हटता है, उसके साथ पूरा एक प्रशासनिक अमला, नीतियां, प्राथमिकताएं और निर्णय लेने की गति बदल जाती है। शिक्षा मंत्रालय इस वक्त अरबों रुपए के बजट वाले प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा है। इसमें पीएम श्री स्कूल योजना, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन एनआरएफ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर नेतृत्व में अचानक बदलाव होता है तो इन सभी योजनाओं के फंड आवंटन, टेंडर प्रक्रियाओं और जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें कम से कम 6 से 8 महीने का ठहराव आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा। इस ठहराव की कीमत कौन चुकाएगा? देश के करदाता और वह छात्र जो इन योजनाओं के जरिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। विरोधी दल और आलोचक जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उनका मकसद सुधार नहीं है भाई, बल्कि सरकार को बैकफुट पर लाना है। आप देख रहे हैं ना इस प्रोटेस्ट में कितने इसमें स्टूडेंट हैं, सारे भरे पड़े हैं ये नेता लोग। वो सोचिए क्या कर रहे हैं वो। यह एक क्लासिक पॉलिटिकल टैक्टिक है जहां समस्या के मूल कारण पर बहस करने के बजाय व्यक्ति विशेष को निशाना बनाया जाता है ताकि सरकार की साख को बट्टा लगाया जा सके। लेकिन एक समझदार और दूरदर्शी सरकार कभी भी इस तरह के सुनियोजित दबाव के आगे घुटने नहीं टेकती। अगर सरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को हटा देती है तो वह विपक्ष के इस नैरेटिव पर मुहर लगा देगी कि पूरी गलती केवल एक मंत्री की थी,
जबकि हकीकत यह है कि यह दशकों से सड़ रहे परीक्षा तंत्र का एक ऐसा नासूर है जिसे साफ करने में समय और शक्ति दोनों की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को बनाए रखकर सरकार यह संदेश दे रही है कि वह इस नासूर का इलाज करने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे दबाव कितना भी बड़ा और कितना भी दिन तक क्यों न हो। सोचिए, अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो कल क्या होगा? क्या कल सुबह एनटीए का नया प्रमुख या नया शिक्षा मंत्री रातों रात एक ऐसी प्रणाली तैयार कर देगा जिसमें शून्य त्रुटि हो, एकदम बिल्कुल जीरो हो जाए, कोई गड़बड़ी नहीं हो? मैं तो कहता हूं ये डिपके को, भाई एक काम करो, तुम बैठाओ राहुल गांधी को बैठाओ, अरविंद केजरीवाल को बैठाओ, अखिलेश यादव को बैठाओ, सबको बैठाओ और बोलो कि भाई अभी अभी का अभी धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दे रहे हैं और आप हमको लिख के दीजिए कि आप मंत्री बन जाओ और आपके रहते कोई भी किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं होगा। आप लिखवा लो और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दो। क्या वो लिखेंगे? पूछ लेना। बिल्कुल नहीं। नई व्यवस्था बनाने में, नई सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने में और नई एजेंसियों को ऑन बोर्ड करने में महीनों की मेहनत लगती है। धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही इस सुधार प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, पूर्व इसरो प्रमुखों, प्रशासनिक विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो परीक्षा सुधारों का खाका तैयार कर रही है। इस प्रक्रिया को बीच में रोकने का मतलब होगा कि उस पूरी मेहनत पर पानी फेर देना जो पिछले कई दिनों, कई महीनों से इस सुधार के लिए की जा रही है। किसी भी समझदार देश में जब कोई बड़ा संकट आता है तो नेतृत्व को बदला नहीं जाता, बल्कि नेतृत्व को और मजबूत किया जाता है ताकि वह संकट का समाधान निकाल सके। अब इन लोगों को कौन बताएगा? ये लोग 10, 20, 50 एक जगह जुट जा रहे हैं, भाई इस्तीफा चाहिए। अरे भाई खेल है क्या? 140 करोड़ जनता ने चुनकर उनको भेजा है वहां पर, तो उनके प्रोटेक्शन में 140 करोड़ जनता भी खड़ी है। ये दो चार कॉकरोच जाने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गया ना? धर्मेंद्र प्रधान की प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी खासियत उनकी डायरेक्ट अप्रोच और नो नॉनसेंस एटीट्यूड रही है। उन्होंने कभी भी समस्याओं पर लिपापोती करने की कोशिश नहीं की। जब भी कभी गड़बड़ी की खबरें आई तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया कि सिस्टम में खामियां है और सुधार की सख्त जरूरत है। किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा इस तरह की पारदर्शिता दिखाना ही इस बात का सबूत है कि उनकी मंशा साफ है और वह समस्या को छिपाने के बजाय उनका सामना करने में विश्वास रखते हैं। जो नेता अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हो, वही नेता उन्हें सुधारने की क्षमता भी रखता है। अगर हम ऐसे पारदर्शी और स्पष्टवादी नेता को सिर्फ इसलिए हटा देंगे क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, तो भविष्य में कोई भी मंत्री सच स्वीकार करने से डरेगा और हर कोई समस्याओं को कालीन के नीचे छुपाने की कोशिश करेगा। इस पूरे मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़े जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड के मुहाने पर खड़ा है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी युवा है और इस युवा आबादी को सही दिशा देना, उन्हें सही कौशल प्रदान करना और उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन करना ही भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएगा। इस विशाल विजन को पूरा करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के बीच एक जबरदस्त तालमेल की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पिछले कार्यकालों में स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के बीच जो पुल बनाया है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कौशल भारत और शिक्षा भारत को एक दूसरे का पूरक बनाया ताकि केवल डिग्री बांटने के बजाय युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सके। इस तालमेल को बनाए रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस पद पर बने रहना बेहद जरूरी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो भारत में शिक्षा क्षेत्र में जब जब बड़े बदलाव की कोशिश की गई है, तब तब यथास्थिति बनाए रखने वाली ताकतों ने उसका विरोध किया है। जब भी कोई मंत्री पुराने ढर्रे पर चल रहे सिस्टम को हिलाने की कोशिश करता है तो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के सिंडिकेट एकजुट हो जाते हैं। एनटीए और केंद्रीय परीक्षाओं में सुधार की जो प्रक्रिया धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू की है, उससे कई कोचिंग माफियाओं, भ्रष्ट अफसरों, पेपर लीक करने वाले गिरोहों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। उनको बहुत दर्द हो रहा है, कोई भी दवाई तो काम नहीं कर रहा है बेचारे का। इसी वजह से उनको इनका इस्तीफा चाहिए। बाहर के लोग भी शामिल हैं, यहां के लोग भी शामिल हैं। यह मांग केवल राजनीतिक दलों की नहीं है, इसके पीछे उन ताकतों का भी हाथ हो सकता है जो नहीं चाहती कि एक पारदर्शी, तकनीक आधारित और अचूक परीक्षा प्रणाली इस देश में लागू हो, क्योंकि उनको इनकम कैसे जाएगा? भाई ये पेपर कैसे बिकेंगे?
लाखों लाख में जो पेपर बिकते हैं, अगर लीक ही नहीं होगा तो फिर उनको मिलेगा कैसे, पैसा कैसे मिलेगा? तो भाई धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, 2-4-5 साल तक फिर लचर-पचर व्यवस्था आएगी, फिर लीक होगा, फिर कुछ कमाई हो जाएगी। अब ये रहेगा आदमी तो एकदम स्ट्रिक्ट कर देगा, पेपर बाहर आएगा नहीं, तो भाई इनकी कमाई रुक जाएगी, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये हर भारतीय को समझना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना उन माफियाओं की सबसे बड़ी जीत होगी और यह देश के मेहनती और ईमानदार छात्रों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी बड़े बदलाव में समय लगता है। जब भारत में जीएसटी लागू हुआ था, तब भी शुरुआती दौर में बहुत सी तकनीक और प्रशासनिक समस्याएं आई थी। लोगों ने कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए, वित्त मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी नीति पर टिकी रही, खामियों को धीरे धीरे सुधारा गया और आज जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। ठीक उसी तरह एनटीए और केंद्रीय परीक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं, वो एक बड़े सुधार की प्रक्रिया का टीथिंग ट्रबल यानी कि शुरुआती कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों से डरकर अगर हम कप्तान को ही बदल देंगे तो जहाज कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या करते हैं आप? जो प्लेन जो है वो विदेश के लिए निकला है, टेक ऑफ किया है, वो बीच में आप कहते हैं कि नहीं नहीं भाई पायलट चेंज हो जाओ, अब हमको चलाने दो। ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करने की तैयारी है, तभी ये चीज किया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान वह कप्तान हैं जो इस तूफान में जहाज को संभाल रहे हैं और उन्हें हटाना जहाज को सीधे तबाही की ओर धकेलने जैसा है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया तो सरकार को क्या क्या नुकसान होगा। तो पहला नुकसान होगा राजनीतिक साख का। सरकार पर यह ठप्पा लग जाएगा कि वह विपक्ष के हर दबाव के आगे झुक जाती है और उसके पास अपने फैसलों और अपने मंत्रियों का बचाव करने की क्षमता ही नहीं है। और बावजूद इसके कि 140 करोड़ जनता ने उनको वोट देकर चुना है, तब अपना फैसला नहीं ले सकते, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं आएंगे। इससे सरकार की मजबूत और निर्णायक छवि को गहरा धक्का लगेगा। दूसरा नुकसान होगा प्रशासनिक सुस्ती का। जब किसी मंत्रालय का शीर्ष नेता अचानक बदल दिया जाता है तो पूरी नौकरशाही वेट एंड वॉच मोड में चली जाती है। अधिकारी फैसले लेना बंद कर देते हैं, फाइलें अटक जाती है और जो काम हफ्तों में होना चाहिए उसमें महीनों लग जाते हैं। क्या भारत का शिक्षा क्षेत्र इस प्रशासनिक सुस्ती को बर्दाश्त कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तीसरा बड़ा नुकसान होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंप्लीमेंटेशन की गति का धीमा होना। एनईपी 2020 केवल कागजी दस्तावेज नहीं है, इसके तहत पाठ्य पुस्तकें तैयार हो रही हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण के नए मॉडल बन रहे हैं और उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता देने की प्रक्रिया चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद कर रहे थे। उनके हटने से यह पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, जिसका सीधा असर देश की अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। चौथा नुकसान होगा ओडिशा और पूर्वी भारत के विकास प्रोजेक्ट की रफ्तार का धीमा होना। उनके पद से हटने या कमजोर होने से उन तमाम रीजनल प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा जो पूर्वी भारत को देश की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए बनाए गए थे। पांचवा और सबसे खतरनाक नुकसान होगा परीक्षा माफिया और भ्रष्ट सिंडिकेट का मनोबल बढ़ना। अगर इस विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता है तो देश का पेपर लीक सिंडिकेट यह समझ जाएगा कि वे किसी भी मंत्री को अपनी हरकतों से गिरवा सकते हैं। वे अगली बार फिर किसी परीक्षा में गड़बड़ी करेंगे, फिर किसी नए मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और सिस्टम को अपने इशारों पर नचाएंगे। और यह होगा वाली बात नहीं है, हो रहा है। डिप्के ने क्या बोला? भाई अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाहिए। उसके बाद ये राष्ट्रपति का मांगेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई सेना में भी मतलब कि जो है हमको बैठा दो। प्रॉब्लम यहां है, यह एक ऐसी खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी जिससे देश का कोई भी शिक्षा मंत्री कभी भी निडर होकर कड़े फैसले नहीं ले पाएगा। हर मंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहेगा और कोई भी माफिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का अपनी जगह पर डटे रहना केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह इस पूरे देश की प्रशासनिक संप्रभुता और इच्छा शक्ति का मामला है। जो लोग आज टीवी पर बैठकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वकालत कर रहे हैं, उनमें से कितनों ने वास्तव में शिक्षा मंत्रालय के बजट, उसकी जटिलताओं और उसके द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का अध्ययन किया है? यह बहुत आसान होता है एक स्टूडियो में बैठकर हेडलाइन चला देना कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब, लेकिन एक देश को चलाना,
140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को संभालना और लाखों करोड़ छात्रों के भविष्य का ढांचा तैयार करना किसी टीवी शो की टीआरपी का खेल नहीं है। भाई घर में 4 बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है, 140 करोड़ लोगों को संभालना कहां की बात है, समझ जाओ आप। इस बात के लिए कंटिन्यूटी, अनुभव, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक समझ की जरूरत होती है। धर्मेंद्र प्रधान के पास ये चारों गुण मौजूद हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में साबित किया है कि वे दबाव में बिखरने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि वे संकट को अवसर में बदलने वाले रणनीतिकार हैं। याद कीजिए, जब कोविड-19 महामारी का दौर आया था, उस समय देश का शिक्षा ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था। करोड़ों बच्चे अपने घरों में कैद थे, स्कूल कॉलेज बंद थे। उस चुनौतीपूर्ण समय में जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाला, तो उन्होंने जिस तरह से डिजिटल लर्निंग, ई विद्या प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल को बढ़ावा दिया, उसी का नतीजा था कि देश के करोड़ों बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप होने से बच गई। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनको यह भी पता नहीं होगा कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे। अब ये कॉकरोच निकले हैं वहां पर दिखाने के लिए कि भाई हम स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ही संकट के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश के अंतिम छोर पर बैठे बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया था। जो नेता इतने बड़े वैश्विक संकट के दौरान देश की शिक्षा प्रणाली को संभाल सकता है, उसे एक प्रशासनिक खामी के कारण हटाने की बात करना ना सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि देश की दूरदर्शी नीतियों के खिलाफ भी है। आज सवाल यह भी है कि विकल्प क्या है। मान लीजिए कि आज धर्मेंद्र प्रधान हट जाते हैं, उनकी जगह कौन आएगा? क्या कोई नया चेहरा आकर जादू की छड़ी घुमाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे देश का परीक्षा ढांचा दुरुस्त कर देगा? हकीकत यह है कि कोई भी नया व्यक्ति आएगा, उसे सिस्टम को समझने में ही कई महीने लग जाएंगे, और उन महीनों के दौरान जो प्रशासनिक शून्य पैदा होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है क्या? उनके पास केवल एक ही एजेंडा है, हंगामा खड़ा करना, अव्यवस्था फैलाना और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना। लेकिन देश चलाने के लिए हंगामे की नहीं, विजन और कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग का एक और पहलू यह भी है कि यह मांग अक्सर उन राजनीतिक ताकतों द्वारा उठाई जाती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी का विरोध कर रही है। एनईपी 2020 में भारत की प्राचीन संस्कृति, मातृभाषा में शिक्षा और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का जो संकल्प लिया गया है, उससे खास वैचारिक वर्ग को बहुत परेशानी हो रही है। वे जानते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे मजबूत इरादों वाले नेता शिक्षा मंत्रालय में हैं, तब तक एनईपी का क्रियान्वयन जो है वो रुकेगा नहीं। इसीलिए परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को एक ढाल बनाकर असल में एनईपी को रोकने की कोशिश की जा रही है। वे चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री हटे, नीति का इंप्लीमेंटेशन रुके और देश की शिक्षा प्रणाली वापस उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाए जहां वह दशकों से अटकी हुई थी। हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि एनटीए में सुधार की प्रक्रिया कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक गहरी और जटिल सर्जरी है। परीक्षा प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल, क्वेश्चन बैंक की सुरक्षा, एग्जाम सेंटर्स के चयन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे अनेक स्तरों पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस सर्जरी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरी छूट दे दी है और सुधारों के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जब एक मंत्री खुद आगे बढ़कर सिस्टम को साफ करने का बीड़ा उठा रहा है, तो उस समय उसकी टांग खींचना कहां की समझदारी है? अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दुनिया के किसी भी बड़े देश में जब कोई प्रशासनिक या तकनीकी विफलता होती है, तो वहां का फोकस संस्थागत सुधारों यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर होता है, ना कि केवल राजनीतिक चेहरों के इस्तीफे पर। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर जापान, वहां जब कोई प्रणाली विफल होती है, तो विशेषज्ञ बैठकर उस प्रणाली की कमियों को दूर करते हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल बदलते हैं और तकनीक को अपडेट करते हैं। ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग के पास में एक होना चाहिए था, एक डेटा होना चाहिए था, भैया आपने ये प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको सुधार सकते हैं। सुधार नहीं सकते। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद अमित शाह का चाहिए, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का चाहिए, उसके बाद फिर मुझे बैठा दो। ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हर मुद्दे को एक राजनीतिक तमाशा बना दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग इसी तमाशे का हिस्सा है, जिससे देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तब होगा
जब हम मंत्री के साथ खड़े होकर उस सिस्टम को सुधारने में उनकी मदद करेंगे जिसने इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाया। धर्मेंद्र प्रधान का प्रशासनिक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि वे फैसलों को लागू करने में बेहद कड़े हैं। जब वे पेट्रोलियम मंत्री थे तब उन्होंने जिस तरह से एलपीजी लीकेज और सब्सिडी चोरी के करोड़ों फर्जी कनेक्शन को बंद किया था, वह उनकी इसी कठोरता का परिणाम था। बहुत बच्चों को तो यह भी पता नहीं होगा। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके पहल योजना लागू की जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बनी और जिसने देश के हजारों करोड़ रुपए की चोरी रोकी। जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े सब्सिडी घोटाले को तकनीक के जरिए खत्म कर सकता है, वह व्यक्ति एनटीए और परीक्षा प्रणाली के भीतर बैठे माफिया को भी तकनीक और शक्ति के जरिए खत्म कर सकता है। ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड वाले नेता पर भरोसा करने के बजाय उनका इस्तीफा मांगना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे क्या मैक्सिमम बच्चे हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है कि भैया जिसको हम हटाने की बात कर रहे हैं वो चीज क्या है। इस पूरे विवाद में मीडिया और सोशल मीडिया का एक वर्ग जिस तरह की सनसनी फैला रहा है, उससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट रहा है। असली मुद्दा यह है कि हमारे देश में पेपर लीक करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह कैसे पनपे, उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण कहां से मिला है, वे किस तरह से तकनीक का गलत इस्तेमाल करके पर्चा लीक करते हैं। इन सवालों के जवाब खोजने के बजाय सारी बहस को इस बात पर समेट दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। यह एक बहुत ही शातिर रणनीति है जिसके असली जो अपराधी हैं वो बैकग्राउंड में हंस रहे होंगे। उन्हें पता है कि जब तक मीडिया और जनता मंत्री के पीछे पड़ी है तब तक कोई उनके काले धन की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। आप ये देखिए ना, दीपिका का देख लीजिए, ये वीडियो देखिए कैसे ये बोल रहा है, अरे यार सुबह सुबह मेरे को उठा देता है, अरे उठो उठो धर्मेंद्र, अरे सोने तो दो, देख लो। तो ये लोग हंस रहे हैं और बेवकूफ कौन बन रहा है? वो बच्चे जिनको पढ़ना था। और एक्चुअल में जो बच्चे हैं ना, जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो यहां पे नहीं है, उनको पढ़ाई करना है भैया, वो बैठकर घर में पढ़ रहे हैं। ये फर्क है। धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बने रहना इसलिए जरूरी है ताकि वे इन अपराधियों की जड़ों तक पहुंच सकें और इस सिंडिकेट का पूरी तरह से सफाया कर सकें। और बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने मैक्सिमम। अंत में हमें इस पूरे मामले को एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण से देखना होगा। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। इस सपने को साकार करने के लिए हमारे पास एक मजबूत, पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का होना बेहद जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान उस नई शिक्षा प्रणाली की नींव रख रहे हैं। नींव रखते वक्त अगर कोई पत्थर खिसकता है तो पूरे मिस्त्री या फिर आर्किटेक्ट को बदला नहीं जाता, बल्कि उस पत्थर को मजबूती से दोबारा जमाया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान वह आर्किटेक्ट हैं जो भारत की भावी शिक्षा प्रणाली की इमारत बना रहे हैं। उन्हें हटाना इस इमारत के निर्माण को रोक देने जैसा है जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो लोग आज टीवी पर चिल्ला चिल्लाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि देश के भावनाओं और राजनीतिक पैतरों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक इच्छा शक्ति से चलता है। धर्मेंद्र प्रधान के पास वह अनुभव भी है, वह इच्छा शक्ति भी है और वह विजन भी है। उन्हें पद से हटाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक नुकसान होगा, चूक होगा, और इसके वजह से देश के शिक्षा सुधारों की गति हमेशा के लिए धीमी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस पूरे वीडियो का मतलब ये नहीं है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा भी कर सकता है। पहले कोई और थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन जब एक कंटिन्यूटी चल रही है उसके बीच में रोक देना, मतलब आप एक फुल स्पीड से अपनी कार को चला रहे हैं और बीच में आपको सडनली रोक दिया जाए तो उस स्पीड को पकड़ने के लिए टाइम लगता है ना। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि कुछ लोग लिखेंगे कि इसका मतलब है कि नहीं जो गलत आदमी बैठ, अरे गलत आदमी वो नहीं है भाई, ये भी हमें समझना होगा। वक्त मांग करने का नहीं है, बल्कि वक्त सिस्टम को बदलने का है, और उस बदलाव की कमान धर्मेंद्र प्रधान जैसे मजबूत और अनुभवी नेता के हाथों में ही सुरक्षित है। इस वक्त जो लोग इस सच को नहीं देख पा रहे हैं, वे या तो राजनीति के अंधेपन के शिकार हैं या फिर वे इस देश के शिक्षा तंत्र को कभी सुधरते हुए देखना नहीं चाहते। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप एक राजनीतिक इस्तीफे का ड्रामा देखना चाहते हैं या आप एक मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का निर्माण देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर 6 महीने में शिक्षा मंत्री बदलता रहे और सिस्टम जस का तस सड़ा रहे,
या फिर आप चाहते हैं कि एक अनुभवी नेता कुर्सी पर बैठकर इस पूरे माफिया सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंके? सवाल बहुत साफ है और जवाब भी उतना ही कड़वा। देश को आज भाषणों और राजनीतिक बलि की जरूरत नहीं है। देश को आज ठोस काम, कड़े फैसलों और प्रशासनिक स्थिरता की जरूरत है। और यह काम धर्मेंद्र प्रधान के पद पर रहते हुए ही संभव है। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इसका मतलब समझ रहे हैं आप?